तो देखो, समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म सब आपको बता चुका था कि जैसे मान लो कि आपके पास जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और एक मैपिंग है एफ जो जी से जी डैश में परिभाषित है। तो यदि हम जी के दो एलिमेंट लें क्या, ए और बी के बीच जी की संक्रिया लगा के मैपिंग एफ लगाएं तो एफ ए इंटू क्या आ जाए, एफ बी। तो मैपिंग एफ को क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। फिर क्या है, दूसरा ये बताए थे कि एफ ए लेकर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लेकर चलो तो ए बराबर बी दिखा दो, तो एफ क्या कहलाएगा, 1 1। क्या कहलाएगा, एफ 1 1। अब हम को डोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी मान लें और उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ए ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तब बी आता है, तब कहते हैं एफ 1 2 है। ठीक है। और यदि ए बराबर बी लेकर चलें या एफ ए बराबर एफ बी दिखा दें तो कहेंगे एफ क्या है, वेल डिफाइंड। एफ क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है। और जो मैपिंग ए जी से जी डैश के बीच में 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो तो उस मैपिंग को कहते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म को हिंदी में कहते हैं तुल्यकारिता। ठीक है। तो यदि जी से जी डैश के बीच में कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिक टाइप की है, आइसोमॉर्फिक टाइप की है, तो जी और जी डैश एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। इसको ऐसे चिन्ह से दर्शाते हैं, आइसोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है। और यदि जी से जी डैश के बीच में कोई मैपिंग एफ है, होमोमॉर्फिज्म है और ऑनटू है, तो जी डैश कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज। और यदि जी से जी डैश के बीच यदि कोई मैपिंग एफ होमोमॉर्फिज्म है तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हो, एफ का कर्नल कहलाता है। एफ का कर्नल कौन, जी के वे एलिमेंट जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हों, उनका कलेक्शन, उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, एफ का कर्नल, जिसको हम ए कर्नल ऑफ एफ लिखते हैं, कर्नल ऑफ एफ अथवा के लिखते हैं, है ना। तो कर्नल ऑफ एफ जी का क्या होता है, एक प्रसामान्य उप समूह होता है। इसलिए जी अपान के क्या होगा, विभाग समूह, कोशिएंट ग्रुप होगा। जी अपान के क्या होगा, कोशिएंट ग्रुप या विभाग समूह कहलाएगा। ठीक है। तो जी का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश जी के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ये कल हम सिद्ध किए थे, इसी को फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। जी का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। इसके बीच एक मैपिंग डिफाइंड किए थे फाई, और फाई को सिद्ध किए थे कि फाई क्या है, वेल डिफाइंड, फाई 1 1, फाई ऑन टू, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो फाई क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। और जब आइसोमॉर्फिज्म फाई हो जाएगा तो जी डैश कहलाएगा आइसोमॉर्फिक, जी अपान के आइसोमॉर्फिक कहलाता है। जी डैश जी के क्या कहलाता है, जी अपान के आइसोमॉर्फिक। तो फंडामेंटल थ्योरम का क्या स्टेटमेंट था, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग समूह के तुल्यकारी होता है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है ना। अब आता है अब फर्स्ट थ्योरम, ये फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ये थी कि कर्नल ऑफ के जी का प्रसामान्य उपसमूह होता है। और सेकंड थ्योरम बताने वाले हैं, थर्ड थ्योरम ये है, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। अब एक थ्योरम और बची है, सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम बताने के लिए देखो उसका स्टेटमेंट क्या है, इसको जानने के लिए पहले जानना जरूरी है आपको, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म जानना जरूरी है। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, प्राकृतिक समाकारिता, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे मान लो यदि आपके पास एक ग्रुप जी है और एक जी अपान एन एक विभाग समूह है। ठीक है, जिसको कोशिएंट ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है। तो यदि जी से जी अपान एन के बीच में एक मैपिंग एफ इस प्रकार से डिफाइंड हो कि जी के किसी एलिमेंट एक्स में लगा दें एफ है तो एन एक्स हो जाता है। एन एक्स किसका एलिमेंट है, जी अपान एन का। और जी अपान एन है क्या, कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप है। और जी क्या है, ग्रुप है। तो जी से कोशिएंट ग्रुप, जी से समूह से विभाग समूह के बीच परिभाषित होने वाली जो मैपिंग है वो कहलाती है प्राकृतिक समाकारिता, नेचुरल होमो
होमोमॉर्फिज्म, प्राकृतिक समाकारिता या नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, प्राकृतिक समाकारिता कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है कि जो कर्नल ऑफ एफ है वह एन के बराबर होता है। कर्नल ऑफ एफ, इस प्राकृतिक समाकारिता का जो कर्नल होगा वो किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर होगा? नॉर्मल सब ग्रुप के बराबर होगा। तो ठीक है, जी से जी अपॉन एन, जी एक समूह है, जी अपॉन एन एक विभाग समूह है। विभाग समूह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट ग्रुप। ये समूह है, तो समूह और विभाग समूह के बीच यदि होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, ठीक है, और इस प्रकार से डिफाइंड है कि जी के किसी एलिमेंट एक्स में एफ लगा देते हैं तो एन एक्स आ जाता है। एन एक्स क्या है? एक राइट कोसेट है, दक्षिण सह समुच्चय है, और दक्षिण सह समुच्चय जी अपॉन एन के अवयव दक्षिण सह समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ का जो कर्नल होगा तो इसका तत्समक अवयव क्या होगा? यहाँ जी डैश जब लिखा रहता है तो तत्समक अवयव ई डैश होता है, लेकिन जी अपॉन एन का तत्समक अवयव क्या होगा? यानी ई लिखो चाहे एन लिखो, एक ही बात है, यही तत्समक अवयव है। ठीक है, किसका? विभाग समूह का तत्समक अवयव क्या होगा? यानी ई लिखो चाहे एन लिखो। यदि विभाग समूह जी अपान के है, जी अपान के है, तो इसका तत्समक अवयव क्या होगा? के ई होगा अथवा के होगा। यदि जी अपान एच विभाग समूह है तो इसका तत्समक अवयव एच होगा अथवा एच ई होगा। समझ गए? विभाग समूह क्या है? यदि जी अपान एन है तो इसका तत्समक अवयव क्या होगा? यानी ई होगा अथवा एन होगा। यदि विभाग समूह को जी अपान एच से डिनोट किए हैं तो इसका तत्समक अवयव एच होगा अथवा एच ई होगा। यदि विभाग समूह जी अपान के है तो उसका तत्समक अवयव क्या होगा? के ई अथवा के होगा। लेकिन यदि यहाँ जी डैश होता तो उसका तत्समक अवयव ई डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई डैश। लेकिन जी अपान एन का तत्समक अवयव क्या होगा? जी अपान एन का तत्समक अवयव एन होगा। ठीक है, तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो एन से संबंधित हो, तत्समक अवयव से संबंधित हो दूसरे समूह के, वे क्या कहलाएगा? एफ का कर्नल, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म का कर्नल, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म का कर्नल। किसी मैपिंग का तो कर्नल होता है, बशर्ते दोनों ये सेट जो हो समूह होने चाहिए, दोनों ग्रुप होने चाहिए। तो जी भी ग्रुप है, विभाग समूह भी ग्रुप है, तो उनके बीच में जो मैपिंग एफ है होमोमॉर्फिज्म टाइप की है, तो इस मैपिंग का जो कर्नल होगा, जिसको हम कर्नल ऑफ एफ, तो ये किसके बराबर होगा? ये नॉर्मल सब ग्रुप एन के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यही सिद्ध करेंगे इसमें। तो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म तो समझ गए कि किसी ग्रुप से विभाग समूह, उसी ग्रुप के विभाग समूह में परिभाषित होने वाली होमोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या कहलाती है? नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। क्या कहलाती है? नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। किसी समूह से उसी समूह के विभाग समूह के बीच परिभाषित होने वाली होमोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या कहलाती है? नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, तो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म को परिभाषित करके सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन लिखो, प्राकृतिक समाकारिता यानी ए नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्रमेय है सर, परिभाषा भी लिखते हैं इसकी, थ्योरम भी इसके बाद बताते हैं। प्राकृतिक समाकारिता, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, परिभाषा। तो माना जी एक समूह है तथा जी अपान तथा एन जी का नॉर्मल सबग्रुप है। नॉर्मल सबग्रुप क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रसामान्य, प्रसामान्य उपसमूह है। तब जी अपान एन एक विभाग समूह होगा, विभाग समूह होगा। यदि यदि प्रतिचित्रण, जिसको मैपिंग कहते हैं,
प्रतिचित्रण एफ फ्रॉम जी टू जी अपॉन एन जी टू जी अपॉन एन निम्न प्रकार परिभाषित हो। निम्न प्रकार से परिभाषित हो। कैसे? एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। तब मैपिंग एफ को नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म प्राकृतिक समाकारिता कहते हैं। प्राकृतिक समाकारिता कहते हैं। सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म स्टेट एंड प्रूफ सेकंड homomorphisms state and proof second theorem on homomorphism। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। लिख लिए। तो लिखते हैं इसका कथन। स्टेटमेंट मान लिया एन समूह जी का एन समूह जी का प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य उप समूह है तथा एफ फ्रॉम जी टू जी अपॉन एन एक फलन है।
जो निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे? fx इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। तब एफ फ्रॉम जी टू जी अपॉन एन एक आच्छादक समाकारिता है, एक आच्छादक समाकारिता है तथा कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। तब ये सिद्ध करना है कि एफ जो है जिस जी अपॉन एन में जो इस प्रकार से परिभाषित है वह आच्छादक भी है और समाकारिता भी है। और ये भी सिद्ध करना है कि कर्नल ऑफ एफ एन के बराबर है, कर्नल ऑफ एफ एन के बराबर है। दो चीज़ें पूरे सिद्ध करना है। तो ये इसका कथन है। थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म जो सिद्ध किए हैं उसी को फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, उसको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं और थर्ड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं और फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं। ज़्यादा नाम क्या फेमस है? फंडामेंटल। ठीक है, पर उसका नाम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी है और उसी का नाम थर्ड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम है। वो फिर उसको आप डिटेल वहाँ जानोगे एमएससी प्रीवियस में जब पढ़ोगे तो मॉडर्न अलजेब्रा एक बुक है फर्स्ट पेपर की, तो उसमें डिटेल सब है। लिखो तो प्रूफ करते हैं। इसको दिया है एन जी का प्रसामान्य उपसमूह है, जी अपॉन एन एक विभाग समूह है, एक मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी अपॉन एन निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। देन वी हैव टू प्रूव दैट तब हमें सिद्ध करना है प्रूव दैट एफ फ्रॉम जी टू जी अपॉन एन एक आच्छादक समाकारिता है, एक आच्छादक समाकारिता है। साथ ही यह भी सिद्ध करना है, यह भी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कर्नल ऑफ एफ बराबर एन, कर्नल ऑफ एफ बराबर एन। ठीक है, तो एफ को जी से जी अपॉन एन में आच्छादक समाकारिता सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा एफ समाकारिता है और एफ आच्छादक है। एफ समाकारिता है और एफ आच्छादक है, दोनों चीज अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एफ फ्रॉम जी टू जी अपॉन एन को आच्छादक समाकारिता
सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि एफ फ्रॉम, दिखाना होगा कि एफ आच्छादक है और दूसरा एफ होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। एफ आच्छादक है, एफ समाकारिता है। जा कहाँ रहे हो? ठीक है, एफ आच्छादक है, एफ समाकारिता है। तो एफ को आच्छादक दिखाने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लो, सुन लो, यहाँ जी है और जी अपान एन है, दो समूह है ना। तो ये दिखाओगे कि जी अपान एन के सब अवयव संबंधित हैं जी के किसी न किसी अवयव से, तब ना आच्छादक कहलाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? जी अपान एन का, जैसे चावल का एक दाना लेकर चेक करते हो खिचड़ी पकी है कि नहीं पकी है। यदि एक खिचड़ी का दाना पका हुआ है, देखिए डउआ से, है ना तो ये पता चल गया कि पका हुआ है, तो इसका मतलब पूरी खिचड़ी पकी हुई है। तो यहाँ पे जी अपान एन का एक अवयव लेंगे और उस अवयव के संगत जी में कोई अवयव ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वे अवयव आता है जो हम माने हैं। तो इससे ये बात साबित होगी कि जी अपान एन के हर एक अवयव के लिए कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें जी अपान एन में जिसका पूर्व प्रतिबिंब जी में ना हो। ठीक है, सब अवयव का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है। जैसे यहाँ पे क्या है, एफ ए है, तो एफ ए एफ बी है, तो एफ बी है तो बी यहाँ पे कोई अवयव रहा होगा जिसमें एफ लगा है तो एफ बी आया है। ठीक है, एफ ए है तो इसका मतलब ए इसमें कोई अवयव होगा जिसमें एफ लगा है तो ए आया है। तो इससे आप कह देंगे कि जी के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट जी में मिल गया है। तो इसका मतलब जी अपान एन के सब एलिमेंट संबंधित हैं, और जब जी अपान एन के सब एलिमेंट संबंधित हैं तभी तो आच्छादक कहलाएगा ना। ठीक है, तो वही रेंज में एलिमेंट हों, कोडोमेन के एलिमेंट और रेंज के एलिमेंट यदि समान आ जाएं तब क्या कहलाता है वह फलन? आच्छादक फलन। क्या कहलाता है? आच्छादक फलन। तो हम जी अपान एन का कोई स्वेच्छ अवयव मान कर चलेंगे। तो जी अपान एन क्या है? विभाग समूह न है। तो विभाग समूह के एलिमेंट कैसे होंगे? एन एस टाइप के। तो एन एस कोई स्वेच्छ अवयव ले लेते हैं जी अपान एन का, तो एन एस के संगत जी में एक अवयव होगा, एक्स के नहीं होगा, एक्स होगा। तो एक्स में जब लगा दोगे, एक्स में लगा दोगे एफ, तो क्या आ जाएगा? एन एक्स। यदि मान लो एन बाई लेते हैं तो इसमें बाई मिलेगा, तो बाई में एफ लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? एन बाई, ये एन एक्स एन बाई। यदि यहाँ पे एन जेड लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा? जेड, तो जेड में एफ लगा देंगे तो क्या होगा? एन जेड। इसका मतलब हम इसमें कोई भी एलिमेंट जी अपान एन का लेते हैं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब मिल जाता है जी में। ठीक है, इसका मतलब एन एक्स का पूर्व प्रतिबिंब एक्स है, एन वाई का पूर्व प्रतिबिंब वाई है, एन जेड का पूर्व प्रतिबिंब जेड है। इसका मतलब जी अपान एन के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। ऐसा कोई एलिमेंट जी अपान एन में है ही नहीं जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना मिले, अर्थात जी अपान एन के सब एलिमेंट संबंधित हैं। और जी अपान एन के सब एलिमेंट संबंधित होने का अर्थ ये हुआ कि मैं फलन क्या है? आच्छादक फलन है। आच्छादक कब नहीं होता? जब कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव किसी अवयव से संबंधित ना हो। इसमें सब अवयव संबंधित हो रहे हैं। ठीक है, कैसे पता चला कि सब संबंधित हो रहे हैं? क्योंकि जी अपान एन का स्वेच्छ अवयव एन एस मानते हैं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब एस मिल जाता है। इससे ये बात साबित हो गई कि जी अपान एन का हर एक सदस्य जी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। ठीक है, इसलिए मैपिंग एफ क्या होगी? आच्छादक है। ठीक है, तो एफ को आच्छादक दिखाते हैं, तो जो बोल गए वही लिखेंगे। एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक है, आच्छादक है। तो माना जी अपान एन का कोई स्वेच्छ अवयव एन एक्स है, तो एन एक्स के संगत जी में
एक अवयव x का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू nx, अर्थात g अपान n का प्रत्येक सदस्य g के किसी न किसी सदस्य से संबंधित है, अर्थात जी अपन n का प्रत्येक सदस्य जी के किसी न किसी सदस्य से संबंधित है। अतः f का कोडोमेन बराबर f का रेंज, f का कोडोमेन बराबर f का रेंज। तो इम्प्लाइज f फ्रॉम g टू g अपॉन n इज ऑन टू, अर्थात f आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक है ना। अब ये आपको क्या दिखाएंगे, समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता। दूसरा f इज होमोमॉर्फिज्म, f समाकारिता है। ठीक है, तो माना x व y g के दो अवयव हैं, अर्थात x बिलोंग इन g और y बिलोंग इन g। तो x इंटू y बिलोंग इन g, g में संवरक नियम से, g में संवरक नियम से। तो x इंटू वाई में जब f लगाओगे तो आएगा n x y, x इंटू वाई में f लगाओगे तो क्या आएगा, n x y। और जानते हैं कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ना है ये। जी सर। तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, n x इंटू n y लिख सकते हैं, पढ़े तो हो। n x इंटू n y इज इक्वल टू n x y। तो ये क्या होगा, n s के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, f x, और n y के स्थान पे f y। तो f x इंटू वाई, तो अलग अलग f हो जाएगा दोनों में ना। तो इसका मतलब f g से g अपान n में होमोमॉर्फिज्म है। हेंस f फ्रॉम g टू g अपान n इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म समाकारिता है। तो f क्या है, आच्छादक भी है और समाकारिता भी है, इसलिए f g से g अपान n में आच्छादक समाकारिता है। तो चूंकि f फ्रॉम g टू g अपान n आच्छादक भी है और समाकारिता भी है, इसलिए f g से g अपान n में
आच्छादक समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता। अर्थात F from G to G upon N is onto homomorphism, homomorphism, onto homomorphism। अब क्या सिद्ध करना है कि कर्नल ऑफ एफ एन के बराबर है, कर्नल ऑफ एफ एन के बराबर है। तो कर्नल ऑफ एफ को एन के बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के सबसेट दिखा देंगे। देखो आपको सिद्ध क्या करना है, कर्नल ऑफ एफ को अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। तो दो सेट को इक्वल सेट सिद्ध करना हो, जैसे ए बराबर बी सिद्ध करना हो, तो क्या दिखाना पड़ेगा, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या दिखाना पड़ेगा आपको, एक बार दिखाना पड़ेगा कि कर्नल ऑफ एफ सबसेट है एन का, और एक बार दिखाना पड़ेगा कि एन सबसेट है कर्नल ऑफ एफ का। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। यही तरीका है ना, दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करने का यही तरीका है, एक दूसरे के उप समुच्चय दिखा दो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कर्नल ऑफ एफ सबसेट है एन का, तो कर्नल ऑफ एफ का कोई एलिमेंट लो तो वो एलिमेंट एन में भी चला जाए, तो इसका मतलब इसके सब एलिमेंट इसमें है, तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। फिर इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, तो ये एलिमेंट जब इसमें आ जाए तो समझ जाओ कि इसके भी पूरे एलिमेंट इसमें है। तो जब इस सेट के पूरे एलिमेंट इसमें तो ये उप समुच्चय हो गया इसका, और जब इसके पूरे एलिमेंट इसमें तो ये उप समुच्चय हो गया इसका, और जब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हो गए तो दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हम क्या दिखाएंगे, कर्नल ऑफ एफ है एन के बराबर है, तो माना एक कर्नल ऑफ एफ का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, अर्थात ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। तो ए जब कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है तो ए में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा, ए में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा, तत्समक अवयव। तो जी अपॉन एन का तत्समक अवयव क्या होगा, जी अपॉन एन का तत्समक अवयव आना चाहिए। तो एफ ए इज इक्वल टू जी अपॉन का तत्समक अवयव क्या होता है, एन। जी अपॉन एन का तत्समक अवयव क्या होता है, एन। अब देखो आप फलन कैसे परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ना परिभाषित है जी सर। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए, कि नहीं। तो यहाँ एफ ए के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, एन ए इज इक्वल टू एन। एक थ्योरम पढ़े तो हो, एच एच बराबर एच, तो एच बिलोंग इन एच। जी सर, ये तो याद है। तो एन ए बराबर एन है, तो ए बिलोंग इन एन, ए बिलोंग इन एन। तो देखो हम कर्नल ऑफ एफ का कोई स्वेच्छ अवयव ए लिए थे, तो वही अवयव किस में चला गया, एन में। देखो ना, ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ लिए थे तो ए किस में आ गए, एन में। तो इसका जो स्वेच्छ अवयव लिए थे वह इसमें भी आ गया, इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूंकि ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ के लिए हम पाते हैं ए बिलोंग इन एन, अतः कर्नल ऑफ एफ सबसेट है एन का, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब एन का कोई स्वेच्छ अवयव मान कर चलो और उसको दिखा दो कि कर्नल ऑफ एफ में भी है।
पुनः माना, पुनः माना n का कोई स्वेच्छ अवयव, स्वेच्छ अवयव b है, अर्थात b बिलोंगिंग n, b बिलोंगिंग n। तो एक थ्योरम पढ़े तो हो आप, क्या पढ़े थ्योरम? यदि h बिलोंगिंग h है तो क्या होता है? h बराबर h, h बिलोंगिंग h है तो क्या होता है? h बराबर h। तो जब b बिलोंगिंग n है तो n, यहाँ h नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ भी n नॉर्मल सब ग्रुप है, तो h बराबर h होता है तो क्या हो जाएगा? n b बराबर n होगा, जी सर। n b बराबर n। और n b के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि nx के स्थान पे लिखा जाता है, x में जब f लगाते हैं तब आता है nx, तो nb कब आएगा? जब b में लगाएंगे f, कि नहीं? तो nb के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? fb इज इक्वल टू n। तो b में f लगाने से तत्समक अवयव आ रहा है, तो b किसका एलिमेंट होगा? f के कर्नल का, क्योंकि ये n किसका तत्समक अवयव है? g अपान n का तत्समक अवयव है, g अपान n का तत्समक अवयव। तो जब दूसरे समूह के तत्समक अवयव से संबंधित हो जाता है जो एलिमेंट, वह एलिमेंट कर्नल का एलिमेंट कहलाता है। किसका एलिमेंट कहलाता है? तो बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, इट मीन्स, तो बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। तो बी किसका अवयव लिए थे? एन का, तो बी किसका एलिमेंट हो गया? कर्नल ऑफ एफ का। इसका मतलब बी सबसेट हो गया कर्नल ऑफ एफ का। तो चूंकि बी बिलोंगिंग एन के लिए हम पाते हैं, कि बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, अतः एन इस सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ। ये दो हुआ, एक हुआ दो से, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। लिख ले। चलो अगली थ्योरम। अच्छा, फोटो खींच रहे थे? नो सर। थ्योरम अगली ये है, एक समाकारिता तुल्यकारिता है यदि और केवल यदि, एक समाकारिता तुल्यकारिता होगी यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि एक समाकारिता तुल्यकारिता होगी यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई।
एक अष्टावक्र गीता है, सुनाते हैं बात। तो इसमें अष्टावक्र जी यह कहते हैं कि कहीं सतयुग कलयुग कहीं अलग अलग नहीं होते। इस पृथ्वी में जो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है उसके लिए सतयुग है, जो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा उसके लिए कलयुग है। हैं राम के ज़माने में नहीं थे, कोई तपस्या कर रहा है, उनको काट पीट के डाल दे कुंड में, तो उनके लिए सतयुग लगा है। उनके लिए क्या लगा है? कलयुग न लगा है, भले राम के ज़माने में। एक समाकारिता तुल्यकारिता होगी यदि और केवल यदि करना लाफ एफ इज इक्वल टू ई। करना लाफ एफ में सिर्फ तत्समक अवयव है, तो वे क्या कहलाएगा? करना लाफ, वह समाकारिता तुल्यकारिता कहलाएगी। एक समाकारिता यफ तुल्यकारिता होगी यदि और केवल यदि करना लाफ एफ इज इक्वल टू ई। और समूह समाकारिता, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश एक तुल्यकारिता होगी, एक तुल्यकारिता होगी यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। ठीक है, दोनों को एक ही तरीके कहने का प्रूफ एक ही जैसे होगा, लिखने का तरीका दो तरीके से है। अब लिखो इसका प्रूफ। क्या करेंगे कि आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध, एफ को हम क्या मानकर चलेंगे? तुल्यकारिता मानकर चलेंगे, तो सिद्ध करेंगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। एक बार कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई लेकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे एफ क्या है? तुल्यकारिता है। ठीक है, एक समाकारिता एफ को हम क्या मानकर चलें? तुल्यकारिता मान लें, तो सिद्ध करें कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। एक बार कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई मानकर चलें तो सिद्ध कर दें कि एफ क्या है? एक तुल्यकारिता है, आइसोमॉर्फिज्म है। तुल्यकारिता मीन्स आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? प्रूफ आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन, कंडीशन। तो माना एफ फ्रॉम जी टू जी डैश एक तुल्यकारिता है, तो हमें सिद्ध करना है कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। तो जब एफ जी से जी डैश में तुल्यकारिता है, इसलिए एफ अर्थात एफ फ्रॉम जी से जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म। देन एफ इज 1 एफ इज ऑन टू एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ एकाकी है, एफ आच्छादक है, एफ समाकारिता है। एफ क्या है? समाकारिता है।
तो जब समतुल्यकारिता मान कर चले हैं, नहीं आइसोमॉर्फिज्म जब मान कर चलेंगे तो तीनों कंडीशन फॉलो होगी ना, F11 भी होगा, अनटू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो इसको लेकर जब चलेंगे, इसकी मदद से क्या दिखाएंगे, कर्नल ऑफ F में E के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कर्नल ऑफ F कोई एलिमेंट मानकर चलेंगे और उसको दिखा देंगे भाई E के बराबर है। इससे साबित हो जाएगा कि जब स्वेच्छ अवयव E के बराबर है तो हर एक एलिमेंट E के बराबर होगा। ठीक है, तो माना कर्नल ऑफ F का कोई स्वेच्छ अवयव ए है, अर्थात ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ F, ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ F। जब ए कर्नल ऑफ F का एलिमेंट है तो ए में F लगाएंगे तो क्या आएगा, ई डैश, तो इम्प्लाइज F ए बराबर ई डैश बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाई डेफिनेशन ऑफ क्या, कर्नल, कर्नल की परिभाषा से। ठीक है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, ये सिद्ध कर चुके हैं थ्योरम, F ई बराबर ई डैश सिद्ध किए हैं ना पीछे, F ई बराबर ई डैश सिद्ध किए हैं एक स्थान पे शुरुआत में, 1/2 से, 1/2 से क्या होगा, जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो F ए बराबर F ई, जब F समाकारिता मानकर चले हो, F को क्या मानकर चले हो, आपको आइसोमॉर्फिज्म, क्या मानकर चले हो, आइसोमॉर्फिज्म, तो F क्या होगा, 1/1 भी होगा, अनटू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो जब 1/1 होने की वजह से क्या होगा, जब प्रतिबिंब बराबर रहेगा तब बिंब बराबर लिख देंगे। क्या जानते हो 1/1 का मतलब, 1/1 का मतलब यही ना होता है कि यदि F ए बराबर F बी कहीं हो तो ए बराबर बी लिख दो, ए बराबर बी लिख दो। तो यहाँ देखो F ए बराबर ई डैश और F ई बराबर ई डैश, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम। और ये भी जानते हो कि F के 1/1 होने की वजह से दोनों का इमेज बराबर होने पर प्री इमेज बराबर होता है। तो दोनों का इमेज बराबर है तो इसका प्री इमेज भी बराबर होगा, नहीं ए बराबर क्या हो जाएगा, ई, ए बराबर क्या हो जाएगा, ई। तो ए हम किसका स्वेच्छ अवयव माने थे, कर्नल ऑफ F का स्वेच्छ अवयव ए माने थे, असिद्ध हो गया ए बराबर ई। इसका मतलब जो स्वेच्छ अवयव था वो ई के बराबर है, इसका मतलब कर्नल ऑफ F का बी माने होता बी बराबर भी ई सिद्ध हो गया होता, सी माने होता सी बराबर ई भी सिद्ध हो गया था। कर्नल ऑफ F में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर ई क्यों लिख दोगे, क्योंकि F इज 1/1, तो यहां लिख दोगे ए बराबर ई, क्योंकि F फ्रॉम G टू G डैश इज 1/1, 1/1 है इसलिए। इस प्रकार कर्नल ऑफ F का स्वेच्छ अवयव ई के बराबर ई के बराबर सिद्ध होना यह प्रमाणित करता है, होना यह प्रमाणित करता है कि कर्नल ऑफ F में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ई के अलावा कोई दूसरा अवयव नहीं है, नहीं है, इसलिए कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, सिर्फ तत्समक अवयव है और कुछ नहीं। कर्नल ऑफ F में सिर्फ तत्समक अवयव है और कुछ नहीं, क्योंकि हम कर्नल ऑफ F का कोई स्वेच्छ अवयव लिए तो स्वेच्छ अवयव सिद्ध हो गया ई के बराबर। इससे यह साबित हो गई बात कि कर्नल ऑफ F में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार कर्नल ऑफ F का स्वेच्छ अवयव ई के बराबर सिद्ध होना यह
प्रमाणित करता है कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा, कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई दूसरा अवयव नहीं है, इसलिए कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। हो गया सर। इस प्रकार प्रतिबंध आवश्यक है, इस प्रकार प्रतिबंध आवश्यक, hence condition is necessary, hence condition is necessary। अब देखो sufficient condition, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन चाहे एक पार्ट को सिद्ध करो फिर उल्टा करने लगे तो कन्वर्सली लिख दो, चाहे आवश्यक प्रतिबंध पर्याप्त प्रतिबंध लिख लो, ठीक है। अब इसी का उल्टा सिद्ध करेंगे, जो सिद्ध किए थे उसको लेकर चलेंगे। सिद्ध क्या किए हैं, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई ना, तो इसको अब लेकर चलेंगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। तो सिद्ध क्या करेंगे, एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अभी आइसोमॉर्फिज्म लेकर चले थे तो सिद्ध किए कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। अब हम कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई लेकर चलेंगे तो एफ को सिद्ध करेंगे क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। तो माना कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ जी से जी डैश में क्या है, एफ जी से जी डैश में तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म अर्थात एफ फ्रॉम जी टू जी डैश एक तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता, एक तुल्यकारिता है, ठीक है। तो तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना होगा, एफ को तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। क्या है, एफ एकाएकी है, एफ एकाएकी है, एफ आच्छादक है और एफ समाकारिता है, ठीक है। तो क्या दिखाना होगा, कर्नल ऑफ एफ परिभाषित समूह समाकारिता अवश्य रही होगी, तभी तो कर्नल ऑफ एफ परिभाषित हुआ है, कर्नल जब परिभाषित है तो समूह समाकारिता तो अवश्य रही होगी, तभी तक कर्नल ऑफ परिभाषित है। बिना समूह समाकारिता कर्नल ऑफ एफ कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, चूंकि
एफ जी से जी डैश में समूह समाकारिता है तभी तो कर्नल ऑफ एफ परिभाषित हुआ है। ठीक है, इसलिए एफ फ्रॉम जी टू जी डैश ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा, अर्थात एफ आच्छादक समाकारिता होगा। आच्छादक समाकारिता अवश्य होगा। तो एफ को एफ फ्रॉम जी से जी डैश को आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए हमें केवल यह दिखाना होगा कि एफ फ्रॉम जी से जी डैश इज 1 एफ एकाकी है, इतना भर दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? एफ एकाकी है। ठीक है, कर्नल ऑफ एफ परिभाषित है, इससे साबित हो गया कि एकाकी समाकारिता अवश्य रही होगी पहले से, आच्छादक समाकारिता पहले से रही होगी। उसको तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि एफ एकाकी है कि नहीं। तो एफ एकाकी है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? प्रतिबिंब बराबर लेकर चलेंगे तो क्या दिखाएंगे? पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर। इसके लिए माना एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एफ ए तो है ही, एफ बी का होल इनवर्स का गुणा कर दो, एफ बी के होल इनवर्स का गुणा एफ बी इनवर्स, ये ई डैश हो जाएगा। एफ समाकारिता तो क्या होगा? तो एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। एफ जी से जी डैश में समाकारिता है। ठीक है, अब देखो ए बी इनवर्स में एफ लगाए तो ई डैश आ गया, तो ए बी इनवर्स किसका अवयव होगा? ए बी इनवर्स में एफ लगाए तो ई डैश आ गया, तो कौन एलिमेंट ई डैश से संबंधित होता है? नहीं, किसी अवयव में एफ लगा दें तो तत्समक अवयव आ जाए दूसरे ग्रुप का, तो इससे ये साबित हो जाता कि वह एलिमेंट किसका एलिमेंट है? नाम बोल रहे हैं कर्नल का। कर्नल की क्या परिभाषा है? जी के वे अवयव जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हों। जी के वे अवयव जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हों। ठीक है, जी के वे अवयव जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो, एफ का कर्नल कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, implies ए बी इनवर्स बिलोंग इन के,
कर्नल ऑफ एफ। ए बी इनवर्स बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ को क्या मानकर चले हैं? सिंगलटन सेट ई ना, जी सर। कर्नल ऑफ एफ को। तो यहाँ पे जब कर्नल ऑफ एफ को सिंगलटन सेट ई मानकर चले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इनवर्स बिलोंग इन सिंगलटन सेट ई। तो सिंगलटन सेट ई, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट, किसके बराबर हो गया? ई के। तो क्या कर दो, बी का गुणा कर दो दोनों साइड में। तो ए बी इनवर्स ये बी, ई बी, ए बी इनवर्स बी, ई बी, ए बी इनवर्स बी क्या होगा? ई, ई बी, ए इज इक्वल टू बी। साहचर्य नियम से फिर यहां क्या लिख देंगे? प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, परिभाषा से a बराबर b तत्समक अवयव की परिभाषा से। तो देखो एफ ए बराबर एफ बी लेकर चले तो क्या आ गया? ए बराबर बी। तो ए बराबर बी आना क्या साबित करता है बताओ? एफ ए बराबर एफ बी लेकर चले तो ए बराबर बी दिखा दिए, इससे क्या साबित हो गया? पहला नंबर क्या होता है सर? 1 1 है सर। हाँ 1 1 है। प्रतिबिंब बराबर लेकर चलें, पूर्व प्रतिबिंब बराबर आ जाए। क्या आ जाए? पूर्व प्रतिबिंब बराबर आ जाए। ठीक है, तो एफ इज 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 1, अर्थात एफ जी टू जी डैश एक एकी फलन है, एक एकी फलन है। क्या है? एक एकी फलन है। अब तो यही तो सिद्ध करना था। जी सर। एक तब वो तो आंटू और होमोमॉर्फिज्म तो पहले से था, 1 1 की जरूरत थी, तो ये भी सिद्ध हो गया। इसका मतलब एफ क्या हो गया? जिस जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म। तो जब एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, तो implies एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो implies एफ जी से जी डैश में एक तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है। तो हम कर्नल ऑफ एफ को ई के बराबर लेकर चले तो सिद्ध कर दे कि एफ तुल्यकारिता है, और एफ को तुल्यकारिता लेकर चले तो सिद्ध कर दिए कर्नल ऑफ एफ बराबर ई। इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है, इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है, इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है, इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है। लिख ले। लिखो एक थ्योरम, एक क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनंत चक्री समूह, सिद्ध कीजिए प्रश्न है सर।
हाँ, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनंत चक्री समूह, प्रत्येक अनंत चक्री समूह, अनंत चक्री समूह पूर्णांकों के योज्य समूह के, पूर्णांकों के योज्य समूह के तुल्यकारी होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनंत चक्री समूह पूर्णांकों के योज्य समूह के तुल्यकारी होता है, तुल्यकारी होता है। तो लिखो अनंत चक्री समूह एक ऐसा समूह है जिसके सभी अवयव को जी के ही एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। उसमें अवयव की संख्या अनंत है। अब पूर्णांकों का योग योज्य समूह है, पूर्णांकों का एक समुच्चय है जो योग संक्रिया के सापेक्ष एक समूह बनाता है। तो दोनों समूहों के बीच में तुल्यकारिता एक फलन है, आइसोमॉर्फिज्म एक फलन है। तब जब दो ग्रुप के बीच में, जब दो ग्रुप के बीच में सिद्ध कर दो कि कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? तुल्यकारी। हाँ, आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं दोनों। क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फिक। कब? जब इनके दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग सिद्ध करने के लिए तीन चीजें दिखाना पड़ता है। क्या? 1-1 ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म, 1-1 ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म। तो वे क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। और जब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फिक, जिसी को हिंदी में कहते हैं तुल्यकारी। क्या कहते हैं? तुल्यकारी। वेल डिफाइंड नहीं दिखाएंगे सर। वेल डिफाइंड जब फंक्शन अपने से परिभाषित करते हैं तो वेल डिफाइंड भी दिखाना जरूरी ही रहता है। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहता है उसमें दिखाना? 1-1 ऑनटू उसी प्रकार उसका उल्टा दिखा देते हैं, जिसका एक ही फलन का क्या दिखा देते हैं? उल्टा। तो क्या हो जाता है? सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड क्या हो जाता है? वेल डिफाइंड। लिखते हैं दो समूह है, एक अनंत चक्री समूह है, एक पूर्णांकों का योज्य समूह है। ठीक है, अनंत चक्री समूह का मतलब एक जिसमें अनंत अवयव हैं, गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन सभी अवयव एक ही अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिखे जा सकते हैं, तो चक्री समूह हो गया। ठीक है, अब पूर्णांकों का योज्य समूह, पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष एक समूह बनाता है। पूर्णांकों का समुच्चय क्या है? जैसे आई है, पूर्णांकों का समुच्चय 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे। अब मान लो 2 और 3 लेते हैं, जोड़ दो तो क्या आएगा? 5। तो 5 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? आएगा ही आगे। ठीक है, और 2 से 3 को घटा दो तो योज्य, हाँ तो ठीक है, तो संबरक नियम का पालन हो गया कि नहीं हो गया? और 2, 3, 4 ले लिए तो 2 और 3 को जोड़ो फिर 4 करो, चाहे हम 2 को जोड़ें फिर 3 + 4 करें, तो साचल नियम का पालन हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब इसमें क्या है? हर एक अवयव में 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो 0 तत्समक अवयव हो गया। 1 का प्रतिलोम क्या होगा? -1। 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो इसका हर एक अवयव का प्रतिलोम भी है। तो ये समूह हो गया कि नहीं हो गया प्लस के सापेक्ष? ठीक है, तो लिखो माना प्रूफ। G = जनरेटेड बाई ए से जनित अनंत चक्री समूह है। ए से जनित अनंत चक्री समूह है, अनंत चक्री समूह है। तो I प्लस पूर्णांकों का योज्य समूह है, पूर्णांकों का योज्य समूह है।
उसको हम थोड़ा ले आते हैं, साला फिर से रंग खेलने चला गया होगा। मेरे थोड़ी लड़के कमाने चाहिए। चल ना ना पड़े रे जा। अरे मारे किसी गाड़ी के। हुआ में डंडा उठा के पीछे लगा तब समझ में आवे ना सब। माना कि जी इक्वल टू ए से जनित चक्रीय समूह है तथा आई प्लस पूर्णांकों का योग समूह है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? तब हमें सिद्ध करना है जी आइसोमॉर्फिक है आई के। तो जी आइसोमॉर्फिक है आई के सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा जी से आई के बीच एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है। इसके लिए एफ जी से आई में के बीच निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। एफ ए की पावर एन इज इक्वल टू एन फॉर ऑल ए की पावर एन बिलोंग इन जी। जी का जो अवयव है एक पूर्णांकी घात के रूप में है। तो कि कोई पूर्णांक घात लगाओगे तो किसका एलिमेंट कहलाएगा? जी का। तो जी के किसी एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो एन आता है, जो पावर लगा है उसके बराबर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दिखाना पड़ेगा कि एफ मैपिंग क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। तो मैपिंग एफ को आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? एफ इज वेल डिफाइंड, एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो एफ मैपिंग को क्या क्या दिखाना होगा? तब हमें सिद्ध करना होगा कि एफ जी से आई में आइसोमॉर्फिज्म है। तो एफ को जी से जी डैश आई के बीच आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए यह दिखाना पर्याप्त होगा
कि एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, एफ इज वेल डिफाइंड। एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एफ इज वेल डिफाइंड। तो पहला दिखाएंगे एफ इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब एफ सुपरिभाषित है, एफ सुपरिभाषित है। ठीक है, तो एफ सुपरिभाषित है। ये दिखाने के लिए तो माना यम व एन दो पूर्णांक एन आई के दो अवयव इस प्रकार हैं कि यम बराबर एन, तो इम्प्लाइज ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन। तो क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ एन। तो देखो एम बराबर एन लेकर चले तो एफ एम बराबर एफ एन दिखा दिए। इसका अर्थ है अतः एफ जी से आई में वेल डिफाइंड है। दूसरा एफ इज 1 1, एफ एकाएकी है। एफ एकाएकी है तो क्या लिखेंगे, माना ए की पावर एम व ए की पावर एन जी के दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन। ठीक है, ए की पावर नहीं, एफ ए की पावर प्रतिबिंब बराबर लेकर चलेंगे ना, ए की पावर एन। ठीक है, तो क्या दिखाना पड़ेगा, ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन, ये दिखाना पड़ेगा। तो क्या करें इसको, तो एफ की परिभाषा से एम बराबर क्या हो जाएगा, एन। एम बराबर एन आना क्या होगा, तो ए की पावर एम कर दो ए की पावर एन। इसका मतलब दोनों का प्रतिबिंब बराबर लेकर चले तब बिंब भी बराबर हो गया। यहाँ क्या लिख दोगे, एफ की परिभाषा से, परिभाषा से। ठीक है, तो चूंकि एफ ए की पावर एम इज इक्वल टू एफ ए की पावर एन के लिए हम पाते हैं ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन, अतः एफ जी से आई में एकाएकी फलन है। तीसरा, एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक है। एफ क्या है, आच्छादक है। तो यहाँ पे किसके किसके बीच डिफाइंड फलन परिभाषित किए हैं, जी से आई के बीच है ना,
तो जब ये दिखा दोगे कि आई का हर एक सदस्य जी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है, तो ये अब क्या कहलाएगा? आच्छादक। ठीक है, तो हम आई का कोई स्वेच्छ अवयव n लेकर चलते हैं, तो n के संगत डोमेन में कोई एलिमेंट इस प्रकार से मिलता है जिसमें f लगाते हैं तो ये एलिमेंट आता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि आई का हर एक सदस्य जी के किसी न किसी सदस्य से संबंधित है। तो ये अब क्या हो गया? ऑन टू हो जाएगा। तो लिखते हैं, माना आई का कोई स्वेच्छ अवयव ए है, तब ए के संगत जी में कोई अवयव ए की पावर n स्वेच्छ अवयव n है ना, तब ए के संगत जी में कोई अवयव ए की पावर n इस प्रकार है कि f ए की पावर n बराबर n, अतः f g से n आई में आच्छादक फलन है। चौथा, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता है। एफ समाकारिता। तो माना ए की पावर m ए की पावर n जी के दो अवयव हैं, तब हम देखते हैं एफ ए की पावर m ए की पावर n, तो एफ ए की पावर m प्लस n, एफ की परिभाषा से क्या होगा? m प्लस n, और m के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? m के स्थान पे लिख सकते हैं एफ ए की पावर m और प्लस एफ ए की पावर n। तो एफ ए की पावर m ए की पावर n, तो देखते हैं कि यहाँ के जी के दो अवयवों के बीच जी की संक्रिया लगा के मैपिंग एफ लगाते हैं, तो आई के दो अवयवों के बीच आई की संक्रिया लग गई, क्योंकि आई की संक्रिया प्लस है और जी की संक्रिया गुणन है। इससे साबित क्या हुआ कि एफ क्या है? अतः एफ जी से आई के बीच क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म अर्थात एफ जी से आई के बीच में समाकारिता है। इसलिए एफ जी से आई के बीच में क्या होगा? इज आइसोमॉर्फिज्म। तो एफ क्या होगा? जी से आई के बीच में एक तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी और आई तुल्यकारी हो गए। जी और आई क्या हो गए? तुल्यकारी। तो ये आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर खत्म हो गया। परमुटेशन ग्रुप बताएंगे कल। परमुटेशन ग्रुप कैली थ्योरम, परमुटेशन ग्रुप पर क्वेश्चन, परिभाषा, उससे संबंधित छोटी मोटी थ्योरम, फिर उस पर कैली की प्रमेय, उस पर कैली प्रमेय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैली प्रमेय को बताने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे सब बताते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। इसी टाइम में आओगे ना कल? हाँ सर। हाँ ठीक है, इसी टाइम में आके पढ़े रहते निपटे रहोगे। सुबह नहीं खुलती सर, दिक्कत है। नहीं है, नींद को खुलाओ। अब रात में लिखना पड़ता है।
तो आप है ना बोले थे इस टाइम में, हम तो इसे भी जानते थे 2 बजे ही आओगे। हाँ आज सर कुछ डेली का नहीं पता। कहता कल किस टाइम में आओगे? 2 बजे? देखता हूँ सर, फिर बता दूंगा। नहीं तो अभी से बता दो ना, 2 बजे हो गया ना। ठीक है।